अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज सवाल होगा पाकिस्तान की मईशत का और उस मईशत के पाकिस्तान के जो तजारती और सनती हल्के हैं उनके ऊपर, और बिलखसूस एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर पाकिस्तान की मईशत क्या असरात मुरतब कर रही है। वफाकी बजट 2024-25 उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और पहले ही हफ्ते में उसके कुछ असरात हमें दिखाई दे रहे हैं। जो वीकली इन्फ्लेशन अभी जारी की गई है तो इस वक्त पाकिस्तान में 23% से ज़्यादा इस वक्त भी जो है कि वो महंगाई की शरह बताई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों या एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी पावर सेक्टर में जो कीमतें हैं वो एक अपना दर्द सर बना हुआ है। इसमें ख़ास तौर पर पावर सेक्टर का जो कैपेसिटी चार्जेस के मामलात हैं कि बिलियन रुपीज़ जो है कि वो एक आम आदमी के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, लेकिन उस मामले को एड्रेस नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ IMF के साथ भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनके साथ अभी प्रोग्राम की कोई हतमी सूरत हमें नज़र आ नहीं रही, जो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत के लिए नागुज़ीर समझा जा रहा है। IMF की जानिब से डू मोर के ऊपर फिर डू मोर का मुतालबा किया जाता है। ये सारे मामलात होंगे जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब और उनके साथ हैं डॉक्टर फयाज चौधरी साहब, जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया और ओवरऑल जनरल जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी बात करते हैं। खाकान साहब, आपसे हम बात स्टार्ट कर लेते हैं। और बजट पेश हो चुका और मुझे याद है बजट से पहले हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन या परचेजिंग पावर और जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें 39% आपने कहा था कि इनकम आप समझ लें कम होगी एक आम आदमी की या तनख्वाहदार तबका या जो दूसरे अफराद हैं कि अगर किसी की 100 रुपये इनकम है तो समझ लें अब उसके पास जो है 60 या 61 रुपये हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ख़रीदारी कर सकता है। बजट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस महंगाई में मज़ीद इजाफा या दबाव पड़ा है, तो आप क्या समझते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये अब रिवर्स हो गया। जो आपका ख्याल था कि 60-40 उस वक्त 40-60 था, शायद अब 60-40 की तरफ चला गया। इज़ इट ट्रू या दबाव कम पड़ा है या ज़्यादा पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब देखिए, एक तो ये कि अगर इस बजट का अप्रोच पेपर आज से 3 माह पहले लिखा जाता तो वो यूं लिखा जाना चाहिए था कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज करेंगे, यानी कि हम जो बजट का हुजम ओवरऑल बनाएंगे, करंट एक्सपेंडिचर भी और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी, इन दोनों को मिनिमाइज करेंगे, इनके हुजम को। और अगर हम 18,900 अरब जो इस वक्त बजट का हुजम है उसके बजाय मैं आज भी समझता हूं कि 18,000 अरब से ऊपर का हुजम नहीं बनाना चाहिए था। ये मैं क्यों कहता हूं? कि मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप 18,000 अरब का हुजम बनाते तो आप कुछ PSDP से, कुछ करंट से, जिसमें पेंशन्स भी शामिल हैं, जिसमें आपकी सब्सिडीज भी शामिल हैं, जिसमें आपकी तनख्वाहें भी शामिल हैं, अगर आप इन सब को थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करते तो देयर वाज एम्पल रूम टू सेव मनी इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। फिर फाटा के 50-52 अरब रुपया, इसी तरह SOEs के साथ जो चीज़ें हैं, फिर प्रोविंसेस को 7,500 अरब दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि जी एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कितनी है, उनको कहते हैं इस बात को। तो मेरा ख्याल है कि ये बजट अगर 18,000 पे क्लोज करते तो आपको जो 1,700 अरब के करीब के नए टैक्सेस हैं उसमें से कम 800-900 अरब लगाने की जरूरत ना पड़ती। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द बजट शुड हैव बीन मेड। चलें, अब तो 18,900 का ही बजट है, उसमें 1,700 अरब के नए टैक्सेशन के मेजर्स हैं। उसमें हुकूमत ने कुछ कोशिश जरूर की है। ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड में फिर कह दूं, हुकूमत आज भी ये कह रही है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी कुछ वजारतें कम करना, कुछ NFC पे गुफ्तगू करना, ये जो सारी जरूरी चीजें, प्रोविंशियल सरप्लसेस पे बात करना, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज करना, शेयरिंग ऑफ सब्सिडीज करना, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स करना, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, यानी कि ये सारे काम ये इस वक्त प्रेसिडेंस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? देखिए, ये जो बजट आपके सामने आया है इसमें 9,775 अरब रुपया जो है वो आपकी मार्कअप और डेट सर्विसिंग है। खालिद साहब, इसके बाद आपके पास मतलब कुछ भी नहीं बचता। एवरीथिंग एल्स दैट यू रन इन द कंट्री, सब्सिडीज, योर रनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, योर रनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, योर डेवलपमेंट बजट, your what you give in terms of income support 1363 अरब, ये सारा बोरोड मनी पे है। अगर ये है एक्सटेंट ऑफ इशू तो रिस्पांस भी इतना ही स्ट्रांग आना चाहिए था ना। बकौल गालिब के वो क्या था कि कर्ज की पीते थे और रंग लाएगी फाका मस्ती हमारे एक दिन, तो ये तो नजर आता है आपको कि फाका मस्ती रंग ले आएगी। सो यहाँ खड़े हैं। हुकूमत अब कह रही है कि हम एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ वजारतें बंद करना चाहते हैं, बट मैं अगेन कहता हूँ कि हुकूमत कोशिश ज़रूर कर रही है, बट द गैप बिटवीन व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट इज़ बीइंग डन हमेशा पाकिस्तान में, बिकॉज हम रिलाई करते हैं अब
अब इसी से आप आगे चलिए। सो हमें बहुत से टैक्सेस लगाना पड़े, उसमें कुछ कोशिश ये हुई कि एक्सपेंशन की जाए रियल एस्टेट में, कुछ रिटेल में, कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ एक्सपेंशन की जाए, पर दिस विल ऑफ कोर्स टेक टाइम। और जितना भी एफर्ट किया गया ऑफ कोर्स वो उस लेवल का नहीं है, क्योंकि रिस्पांस बहुत ज्यादा चाहिए। सो यहाँ आके मुल्क खड़ा हो गया। अब सारी रिलायंस है अगेन आईएमएफ पे। मैं बहुत माजरत से हमेशा कहता हूँ कि आईएमएफ बाइज यू टाइम एंड स्पेस टू डू द हार्ड वर्क दैट यू हैव टू डू। वो हार्ड वर्क तो आज भी आपने ही करना है। पूरा एक्सपेंडिचर सेक्टर का रिफॉर्म, टैक्सेशन की सिर्फ अभी भी हम रिलाई किस चीज पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रेट बढ़ा दें, विदहोल्डिंग टैक्सेस बढ़ा दें, हम जहां से ले रहे हैं टैक्सेस उन्हीं को ज्यादा टैक्सेस लें। जरूरत किस चीज की है कि टैक्सेशन के निजाम को आसान बनाएं, टैक्सेशन की बेस को बढ़ाएं। ये विदहोल्डिंग टैक्सेस से निकलें, इंपोर्ट टैक्सेस से निकलें, डायरेक्ट टैक्सेशन पे आए। अब ये फिर अगेन मैंने एक बहुत बड़ा एजेंडा आपके सामने रख दिया है। देखिए पाकिस्तान में इट्स गुड ओल्ड, जिसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू गेट एवरी एरिया फिगर्ड आउट। अब उसको फिगर आउट करने के लिए यू नीड अ टीम। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंस के चैलेंज में है। आज भी जब मैं मुल्क को देखता हूं तो मैं तब भी यही कहता हूं कि ये बड़े ही प्रोफेशनल टेक्निकल एरियाज हैं, चाहे वो पब्लिक फाइनेंस का एरिया हो, चाहे वो पब्लिक रेवेन्यू का एरिया हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, एनर्जी सेक्टर हो। इन सब में अगर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है, और ये यकीन रखिए कि आईएमएफ टाइम एंड स्पेस के अलावा आपको इनकी स्ट्रक्चरली तब्दीलियां नहीं ला के दे सकता, ना ही ये उनका काम है। और अगर वो इतना इंटरवीन करेंगे तो आप कहेंगे लो जी अब वो हमें ये बताएंगे कौन सा प्लांट चलाना है पाकिस्तान में। एक मिसाल दे रहा हूं। सो ये इस वक्त जो मुल्क जहां पे खड़ा है, इसमें स्पेस भी है, टाइम भी है, मैक्रो स्टेबिलिटी भी है, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ चल पड़े हैं। अब आपको ये सारा काम करना है। फिर बजट ने एक एरिया जो देखा ही नहीं है वो ये, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का डेट रीप्रोफाइल होने वाला है। ये 9,775 अरब रुपए की पेमेंट करना मुल्क के लिए मुश्किल है, वरना तो ऑस्टेरिटी में ही जीते रह जाएंगे। सो चाइनीज से बात कीजिए, बायलैटरल से बात कीजिए, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया को कहिए कि जो 5-5 साल है आपसे प्रिंसिपल जो है वो ना मांगे, इससे बहुत आपको तकवीयत मिलेगी। लोकल डेट पे भी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। ये बहुत लोग करने से इसको कतरा रहे हैं, बट आपको गुफ्तगू रीप्रोफाइलिंग की करनी पड़ेगी, विच इज लाइट टच रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन अल्टीमेटली तो हमें पे तो करना ही है, चाहे आज करें या जी जी 3-5 साल, वो भी हमें सिर्फ थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा। मैं इन 2-3 बड़े अहम इश्यूज आपने कफायत शायरी कमेटी, आईएमएफ और ये सारी बातें की हैं, मैं इनकी तरफ भी आऊँगा। ज़रा मैं थोड़ा सा एक आम आदमी की ज़िंदगी पे, क्योंकि एनर्जी सेक्टर बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, और फयाज चौधरी साहब से भी मैं बात करना चाहूँगा इस पे, क्योंकि एक आम जिंदगी के अंदर भी अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाए तो आप प्रोडक्टिवली कोई काम नहीं कर सकते हो। जब आपकी इंडस्ट्री के ऊपर या आपके कारोबारी जितने भी हवाले हैं उनके ऊपर भी आपकी सिचुएशन कुछ इस किस्म की हो तो आप आगे चल नहीं पा रहे होते। तो इस वक्त जो फयाज साहब, जो मजमूई तौर के ऊपर एनर्जी सेक्टर को अगर आप देखें और जितना हैवी बर्डन हमने उठाया हुआ है उसका, हम क्या इतनी सख्त रखते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इस हैवी बर्डन से जहाँ पे एक तरफ टैक्सेशन, ये बाकी सारे मामलात जिसकी खाका नजीब साहब भी बात कर रहे हैं, वो हमारा बोझ अलग एक तरफ है और इसका बोझ जो है कि एक तरफ अलग है। तो इससे हम कैसे ज़रा बाहर निकल सकते हैं, इस बोझ को कम कर सकते हैं? जी थैंक यू। देखिए किसी भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में इंसान देखता है कि अपनी रिक्वायरमेंट को कम करता है। जब आप किसी फाइनेंशियल क्रंच में होते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट को कम करते हैं ताकि मुझे उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आप बिजनेस एज यूजुअल लेके चलेंगे कि जैसे हम गलतियां एज ए कंट्री पिछले 15-20 साल 30 साल से करते आ रहे हैं और बिजनेस एज यूजुअल में ही रहें, अभी जैसे नजीब साहब ने कहा, एक प्रोफेशनल टीम, किसी भी, ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, हम ये जर्नलिस्ट से काम नहीं चला सकते। और ये अल्लाह की भी सुन्नत ये है, टीम के बगैर अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देता। अब उस सिलसिले में मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? एक, पहला तो ये है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने सोचा था, और ये रिक्वायरमेंट जितनी भी मैंने अपना बर्डन उठाया, जितना उधार उठाया, जितने ये मैंने एक्स्ट्रा पावर प्लांट लगाया, मैं सरप्लस में चला गया। बुनियादी वजह क्या बनी? अब ये 8 साल पहले भी यही बात थी, आज भी वही बात है कि आपका ये घर जो कि आपकी पीक डिमांड बढ़ाता है,
आपने इस घर को पिछले 30 साल में डब्बे बनाए हैं, आपने एनर्जी को ट्रैप करके आपने अपनी छतें नीचे कर दी, आपने रोशनदान खत्म कर दिए, आपने बरामदे खत्म कर दिए। वो जो पैसे मीन्स थे, आपने टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आपने अपने घर को बॉक्स बनाया, पहले हीट ट्रैप की, फिर उसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर लगाया, जो मैं ओवन को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गलती हम बदरझा करते जा रहे हैं, करते तो पहला तो ये काम करें, लाइफस्टाइल चेंज करें। हैं जी, लाइफस्टाइल चेंज करें, लाइफस्टाइल से नहीं, अकल से अपने घर को दुरुस्त करें, लाइफस्टाइल पहले से भी बेहतर गुजारें। ठीक है, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो कि अगर ये मैंने लीकेज बंद ना की तो क्या होगा, मैं और प्लांट लगाता जाऊंगा, मैं और ट्रैप में फंसता जाऊंगा। अभी आज 9,000 की बात हो रही है, कल को हम 14,000 की बात करेंगे कि मेरे पे लोन खड़ा। सो पहले इंडिजिनस सोल्यूशन मौजूद हैं, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम करें, उसके लिए बिल्डिंग कोड भी बन गया है। अब वो सारी जो नए घर बनेंगे उस पर अप्लाई कर दें, और एग्जिस्टिंग जो घर हैं उनका रेट्रोफिटिंग का प्लान मौजूद है, उसको इंसेंटिव प्रोग्राम दिए जा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ चलें। दुनिया जहान इस एनर्जी की पीक से डरी हुई थी। मैंने आपको अभी मिसाल देता हूं, ओंटारियो में 18 साल पहले पीक डिमांड चली गई 27,000 पे, सारे सर जोड़ के बैठ गए। आज 18 साल बाद वो 23 से बढ़ने नहीं देते, एनर्जी सेल्स बढ़ाएं। दूसरी तरफ ये तो हो गई जो हमने कंजर्व करके अपनी एक्स्ट्रा जो इंपोर्टेड फ्यूल भी बचाएंगे, सब कुछ बचाएंगे। लेकिन अपनी जो लग गई मेरी जनरेशन, उससे मैंने एनर्जी सेल्स बढ़ानी है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने अपनी जो डिस्कोज है इनका माइंडसेट, लोगों की जूतियां घिस जाती हैं कनेक्शन लेने के लिए, और हमें अपनी जो टीएनडी में जो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, प्लांटों पे कर दी। अपनी रिलायबिलिटी को, थोड़ी सी बारिश हो जाए आधे दिन के लिए बिजली चली जाती है। अब ये हमने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, वहां हमें प्रोफेशनल टीम्स लानी होंगी। हमने जो बिजनेस एज यूजुअल, उससे ये काम नहीं चलेगा, ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे। आपको मैं अभी मिसाल देता हूं फिडमेक की, आई वॉज एडवाइजर फॉर सम टाइम। अब वहां 14 मेगावाट लोड है तो 252 MVA की ट्रांसफॉर्मेशन लग गई। वो क्यों लग गई? ओ जी, हमारा जो सैंक्शन लोड के मुताबिक हम फैसला करते हैं, हालांकि ये बात ही नहीं। तो वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की, वहां जो हमारा रेगुलेटर बहुत वीक, वहां से मैं समझता हूँ वहां भी इसी अंदाज से, मतलब अकरबा परवरी से हम लोगों ने पोस्टें ली हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इवन हमारे रेगुलेटर का, ये भी हमने प्रोविंशियल नॉमिनेशन जो आनी है वो किसी खास सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट की आनी चाहिए, जिसका वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। भले वो अपने प्रोविंस को रिप्रेजेंट करे, और लेकिन वो बेचारे को सीखते सीखते 4 साल गुजर जाते, वो बाहर निकल जाता। राइट मैन एट राइट प्लेस होना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो एक आम आदमी का बड़ा कंसर्न होता है, उसकी जो है ना कि कॉस्ट ऑफ पावर, जो आपकी बिजली की कीमत है, जो उसको बिल की सूरत में पे करना पड़ता है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उसको ये जाना पड़ता है। इसको आप कैसे समझते हैं कि क्या ठीक करना चाहिए कि इसको थोड़ी कीमत या लागत इसकी जो है कि कम की जा सके? जी, उसमें आपको पहले तो जो अपना टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा। मेरे टैरिफ स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी में 72% मेरी फिक्स्ड कास्ट है, जबकि मैं जो अगर कुछ इंप्रूवमेंट कर लूं ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, प्लांट अच्छा चला लूं और एफिशिएंट कर दूं, सोलर थोड़ा सा लगा लूं, क्या मैं 28 को 27.5 कर लूंगा, 27 कर लूंगा। लेकिन वो मेरी कैपेसिटी पेमेंट तो खड़ी है, जो कि मैंने गलत फैसले करके मैंने उस हिसाब से अपना लोड नहीं बढ़ाया। मेरा बेस लोड, मैं 14 साल के डेटे की बात कर रहा हूं, 14 साल। अगर आप सर्दियों की डिमांड देखो तो 1% से ग्रो नहीं हुई, 1% से। इसका मतलब है मैंने पिछले 14 साल में अपने कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, जो कि असल मेरी एनर्जी का यूजेज होना चाहिए। कहां मेरी जो सर्दियों की डिमांड 12,000, जिसमें सारी 60% बिल्डिंग की है, जबकि उसी बिल्डिंग की गर्मियों में 31,000। तो ये 18,000 19,000 जो मैंने लगाई है, ये मैंने कैसे, मैं आज कहता हूं
आप सारे पाकिस्तान की छतों पे सफेद पेंट कर दें रिफ्लेक्टिव, आपकी 2000 डिमांड कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसका वो जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका एक ही इलाज है, या वो ऐसे प्लांट उनको बाय बैक किए जाएं, जैसे रीप्रोफाइल किए जाएं, जैसे भी नजीब साहब ने कहा, और उनका जो IRR है उसको खत्म किया जाए, गवर्नमेंट बाय कर ले, कास्ट ऑफ सर्विस को डाउन करे, वो 72 को था 68 पे लेके जाए, 68 को 50 पे लेके आए। दैट इज वेयर द टैरिफ इज गोइंग टू गो डाउन। ये तरीके नहीं है। जो अगर कोई सफेद हाथी है उसको खत्म किया जाए, उस प्लांट को, उसका जो भी उसका नेगोशिएटिंग का तरीका हो, पता ये चले कि मुझे ये 72% जो मेरी डेट सर्विसिंग में मेरी आ गई, मैंने खाम में ले लिए, मैंने उसके मुताबिक का लोड नहीं बढ़ाया, अब इससे कैसे जान छुड़ानी है? तो उसका एक ही तरीका है, या तो डेट सर्विसिंग को रीप्रोफाइल किया जाए, या उन प्रोजेक्ट को बाय बैक के नए तरीके से एग्रीमेंट किए जाए। चलिए चौधरी साहब, जरा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो खाकान साहब, आपके तरफ कि वो जो आपने 3-4 बड़े एरियाज़ की बात की थी, उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो है कि जब कफ़ायत शहरी की हम बात करते हैं कि इससे पहले हमने डॉक्टर इशरत की एक कमेटी देखी, इससे पहले हमने शौकतरीन कमेटी एक देखी, उससे पहले भी इस किस्म की बड़ी कमेटियाँ बनती रही हैं। तो कहाँ पे कमी रह जाती है कि हम उनके ऊपर शायद कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या हर साल 2 साल के बाद जो है कि हमें दोबारा क्यों जो है कि वो 0.0 की तरफ जाना पड़ता है? इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।